नमस्ते। क्या प्यार सच में किसी की जान ले सकता है? आज हम लोग आधुनिक रिश्तों की इस उलझी हुई दुनिया में थोड़ा गोता लगाने वाले हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे रिश्ते संकट में हैं या बस एक बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। ये एक बहुत परेशान करने वाला सवाल है, पर इसे पूछना तो होगा। आखिर कैसे गहरा प्यार इतनी भयानक हिंसा में बदल जाता है? एक ऐसा सवाल जो आज कई रिश्तों की कड़वी सच्चाई बन गया है। जरा सोचिए, एक पिता अपनी बेटी को टेनिस स्टार बनाने के लिए करोड़ों रुपए लगा देता है, उसे दुनिया के मंच पर चमकते हुए देखता है और फिर उसी पिता पर अपनी ही बेटी की हत्या करवाने का आरोप लग जाता है। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो हमें आज के समाज के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। तो आखिर इस दिल दहला देने वाली घटना के पीछे है क्या? चलिए थोड़ा मनोविज्ञान और समाज के नजरिए से इसे समझने की कोशिश करते हैं। मनोवैज्ञानिक इसे कई बार स्प्लिट पर्सनैलिटी भी कहते हैं। मतलब एक ऐसी हालत जहां एक ही इंसान के अंदर दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं टकरा रही हों। उस पिता के मामले में भी शायद यही हुआ। एक तरफ एक प्यार करने वाला पिता था जो अपनी बेटी की कामयाबी चाहता था, और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जो परंपरा और समाज की इज्जत के बोझ तले दबा हुआ था। यहाँ असल में दो दुनियाओं का टकराव था। एक तरफ थी वो गांव वाली सोच, जहां समाज का सम्मान, परंपरा, ये सब कुछ होता है। और दूसरी तरफ थी शहर की एम्बिशन, अपनी बेटी को मॉडर्न, इंडिपेंडेंट और कामयाब बनाने की जिद। और जब ये दोनों दुनियाएं टकराईं, तो नतीजा बहुत ही भयानक था। और ये बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर ले आती है। जैसा कि डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति कहते हैं, ऐसे मामलों में गोली चलाने वाला अकेला दोषी नहीं होता, पूरा का पूरा सामाजिक ढांचा उसके पीछे खड़ा होता है। मतलब ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये हमारे पूरे समाज की कहानी है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ पुरुषों की हिंसा के बारे में नहीं है। हाल में कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पासा पलट गया है और औरतें हिंसा की अपराधी थीं। इंदौर में हनीमून पर पति का मर्डर, मेरठ में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या। इन सुर्खियों ने समाज में एक नई बहस छेड़ दी है। क्या ये कोई नया और खतरनाक ट्रेंड है? लेकिन क्या ये वाकई में नया है? अगर हम इतिहास की किताबें पलट कर देखें तो ऐसी कहानियां भरी पड़ी हैं। 11वीं सदी में एक रानी ने अमरता का फल अपने प्रेमी को दे दिया था। 14वीं सदी में एक पत्नी ने दौलत के लिए अपने ही पति को मारने की साजिश रच डाली। तो मतलब धोखा कोई नई बात नहीं है, बस आज मीडिया का शोर शराबा ज्यादा है। तो फिर असलियत क्या है? क्या औरतें सच में ज्यादा हिंसक हो रही हैं? एनसीआरबी के आंकड़ों को देखें तो भारत में जितनी भी हत्याएं होती हैं, उनमें से 6.3% महिलाएं करती हैं। अब ये 6.3% का आंकड़ा शायद चौंकाने वाला लगे, लेकिन जब हम इसे दुनिया के दूसरे देशों से कंपेयर करते हैं तो एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। ब्राजील में ये करीब 11% है और रूस में तो 14%। तो मीडिया में जो एक संकट दिखाया जा रहा है वो शायद उतना बड़ा है नहीं जितना हमें लग रहा है। चलिए अब इन अपराधों से आगे बढ़कर उन कानूनों पर नजर डालते हैं जो इन रिश्तों को गवर्न करते हैं, और कैसे ये कानून खुद ही एक जंग का मैदान बन गए हैं। जो कानून हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, कभी-कभी वो ही हथियार बन जाते हैं। बेंगलोर के उस इंजीनियर का केस याद है? अपनी पत्नी के लगाए गए कई कानूनी मामलों के बाद उसने सुसाइड कर लिया। ये एक बहुत ही दुखद उदाहरण है कि कैसे ये सिस्टम लोगों को नाउम्मीदी की तरफ धकेल सकता है। जैसे दहेज कानून आईपीसी 498A को ही ले लीजिए। इसका मकसद था महिलाओं को प्रताड़ना से बचाना, और यह बहुत जरूरी कानून भी है। लेकिन जब हम देखते हैं कि इसमें कन्विक्शन रेट यानी सजा मिलने की दर सिर्फ 15% है, तो यह सवाल उठता है कि कहीं इसका गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा? कहीं यह तलाक के मामलों में पैसों के लेन देन का एक जरिया तो नहीं बन गया है? लेकिन यहां एक और सवाल पूछना जरूरी है। अगर इन कानूनों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो आखिर औरतें ऐसा करने पर मजबूर क्यों महसूस करती हैं? और ये सवाल हमें कहानी के दूसरे और अक्सर अनदेखे पहलू पर ले जाता है। भारत में एक बहुत ही अजीब कानूनी सिचुएशन है। मैरिटल रेप यानी शादी के अंदर बलात्कार अपराध नहीं माना जाता। भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में से है जहां ये अब भी लीगल है। तो सोचिए, जब एक महिला यौन हिंसा झेल रही हो और उसके पास कोई सीधा कानूनी रास्ता ही ना हो, तो क्या ये हैरानी की बात है कि वो दूसरे कानूनों का सहारा लेती है? ये हमारे लीगल सिस्टम की एक बहुत बड़ी कमी है जो कई महिलाओं को बेसहारा छोड़ देती है। तो इन सब दरारों और तनावों को देखते हुए हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछना होगा। क्या शादी की ये जो संस्था है, ये खुद ही खतरे में है?
क्या पूरी जिंदगी एक ही पार्टनर के साथ रहना ये हमारी बायोलॉजिकल सच्चाई है या फिर ये समाज का बनाया हुआ एक नियम है? सच तो ये है कि जिसे हम मोनोगैमी कहते हैं वो असल में सोशल मोनोगैमी है। ये एक सामाजिक व्यवस्था है जो खास तौर पर बच्चों की परवरिश के लिए बनाई गई थी। ये कोई कुदरती नियम नहीं है। मतलब समाज की नज़र में एक साथ रहना, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा एक दूसरे के प्रति वफादार भी रहा जाए। ये चार्ट देखें। भारत में तलाक की दर दुनिया के मुकाबले अभी भी बहुत कम है, सिर्फ 1%। लेकिन अमेरिका में ये 45% है और पुर्तगाल में तो 85% तक पहुंच गई है। हाँ, भारत में कम दर की वजह सामाजिक दबाव और परिवार का ढांचा हो सकता है, पर यह भी तेजी से बदल रहा है। तो इस बदलाव के पीछे क्या है? वेल, 3 बड़ी वजहें हैं। पहला है इंडिविजुअलिज्म, मतलब योलो वाली सोच कि अपनी खुशी सबसे ऊपर है। दूसरा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जब लोग आर्थिक रूप से आजाद होते हैं तो वो किसी बुरे रिश्ते में फंसे रहने के लिए मजबूर नहीं होते। और तीसरा, टेक्नोलॉजी, डेटिंग ऐप से लेकर एआई कंपेनियंस तक, जो हमें प्यार और परिवार बनाने के नए नए रास्ते दिखा रहे हैं। तो हम इस पूरी बातचीत को किसी जवाब के साथ नहीं बल्कि एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जैसे जैसे पुराने नियम फीके पड़ रहे हैं और नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आने वाले कल में हमारे प्यार, परिवार और रिश्तों का मतलब क्या होगा? इसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।